जय हिंद बच्चों। शारदा क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 के लिए, जिसका नाम है आरंभ है प्रचंड। इसमें हम फिजिक्स से संबंधित क्लास 11 का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, इंक्लूडिंग फाउंडेशन फॉर IIT एंड नीट। ठीक है, तो चलिए बिना किसी फालतू की बात के शुरू करते हैं। यूनिट डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस। बेटा, इसमें सबसे पहले जिस चीज को हमें समझना है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, अगर इसको डेफिनेशन वाइज बोला जाए, नॉर्मल डेफिनेशन, तो भाई हम इसके लिए लिख सकते हैं कि वो क्वांटिटीज जिनको कैलकुलेट या फिर मेजर किया जा सके, यानी द क्वांटिटीज which can be measured। हाँ, मेजरमेंट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होते हैं जिससे हम इसको मेजर कर लेते हैं। सवाल उठा कि सर आखिर ये फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या है, आई कब और क्या कहानी है इसकी। तो देखो बेटा, सीधी सी बात यह है कि जब हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कई सारे नाम आ जाते हैं, जैसे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। लेकिन सबसे पहले जो आए थे वो 3 लोग थे, और उन तीनों में से एक का नाम था मास, दूसरे का नाम था लेंथ और तीसरे का नाम था टाइम। सर ये तीनों क्यों आए थे? क्योंकि बेटा इन्हीं तीनों की ज़रूरत थी हमको, और इन्हीं तीनों के लिए ही हम लोग आगे बढ़ रहे थे, या कह सकते हो हमने डेवलपमेंट स्टार्ट किया था। मास का इस्तेमाल हमारी डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा होता है और पहले भी होता था। पहले भाई लोग खाने के लिए चावल, गेहूं, जौ, बाजरा ये सब उगाते थे। ठीक है, तो भाई उसको कैलकुलेट कितना किसको चाहिए, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी मास को मेजर करने की। फिर बात करते हैं हम लेंथ की। तो लेंथ के लिए भाई आप लोगों ने देखा होगा कि आज भी गांव में खेती का जो सिस्टम है उसमें ज़मीन की नापी की जाती है, यानी ज़मीन को नापा जाता है। ठीक है, तो ये उस समय से चला आ रहा है जिस समय बहुत राजा महाराजा टाइप लोग मिलते थे, उस समय से ज़मीन की नापी की जाती थी। और ज़मीन की नाप लेने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी किसकी? लेंथ की। ठीक, अच्छा सर टाइम की ज़रूरत क्यों पड़ी? भाई टाइम एक ऐसी यूनिट है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो शाश्वत है। शाश्वत का मतलब हमेशा से है। ठीक है, तो सुबह कब है, शाम, दोपहर, रात, इन सभी का पता लगाने के लिए हमको टाइम की मेजरमेंट करने की ज़रूरत पड़ी। ठीक, अब इसके बाद टाइम के बाद बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनका इवोल्यूशन समय के साथ हुआ। जैसे जैसे हम लोग डेवलप करते गए वैसे वैसे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, तो हमने इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को डेवलप कर लिया। क्लियर है बात कि नहीं? तो फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको हम क्या कर सके बेटा? मेजर कर सके। सबसे पहले जिनको निकाला गया था, यानी जिनको नापा, जिनको डेवलप किया गया था, वो थी मास, लेंथ और टाइम। और ऐसा नहीं है कि ये फिजिकल क्वांटिटीज फॉरेन में डेवलप हुई थी। ठीक है, जहां पर भी मानव सभ्यता ने जन्म लिया है वहां पर ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज डेवलप हुई थी। ऐसा नहीं कि कोई ये क्लेम कर दे कि नहीं ये तो मेरे देश की है, भाई हमने डेवलप किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं? ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। फिजिकल क्वांटिटीज को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक, जिसमें पहला था ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, मतलब किस पर निर्भर करते हैं, डिपेंडेंसी। ठीक, और दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। इन दोनों ही आपका जो डिवीजन हुआ था इन दोनों क्वांटिटीज का, इन दोनों में जो चीज कॉमन थी वो चीज थी इनका मैग्नीट्यूड, यानी कि इन दोनों ही क्वांटिटीज के पास में मैग्नीट्यूड होगा। ये याद रखना, विदाउट मैग्नीट्यूड कोई भी क्वांटिटी डेवलप नहीं होती है। ठीक है, ना ही डिफाइन कर सकते हैं आप। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी फर्दर ये फिजिकल क्वांटिटीज को 2 भागों में बांट दिया गया था, जिनमें से एक का नाम है बेटा
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और दूसरी थी बेटा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन पे क्वांटिटी को दो पार्ट में बांटा गया था। आप लोगों को अच्छे से पता होगा बेटा, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। पता नहीं होगा तो नाम तो सुना ही होगा। और एक बीच की क्वांटिटी आई थी टेंसर्स। इसको नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज फिलहाल हम लोग सिर्फ इतने हिस्से की बात करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में बांटा जाता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है कहानी? कोई डाउट अगर है तो पूछ लीजिएगा, और अगर नहीं है तो इसको नोट करना शुरू कर दीजिए। नोट कर लीजिए बेटा इसको। आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं। सबसे पहले बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी कहानी के, ठीक है? तो सबसे पहले बात करेंगे हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के। फिजिकल क्वांटिटीज को बेटा पी क्यू लिख रहे हैं, खिसियाना नहीं, ठीक है? हाँ, कि नहीं खिसिया जाओ और खोपड़ी ओपड़ी फोड़ लो अपनी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, इनकी डेफिनेशन ये है बेटा कि इट डज नॉट, कंबाइंड डेफिनेशन बता रहा हूं, सिंगल क्वांटिटी की नहीं है बेटा ये सब, ठीक है? इट डज नॉट डिपेंड ऑन, it does not depend on any other physical quantity, any other physical quantities, physical quantities, ठीक है? ये होती कितने प्रकार की हैं? तो बेसिकली इनको 7 प्रकार में डिवाइड किया गया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। पहले को नाम दिया गया बेटा मास, दूसरा आया बेटा लेंथ, तीसरा है आपका टाइम, चौथा है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ठीक है? पांचवा है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, छठा है आपका बेटा इलेक्ट्रिक करंट, और सातवां है बेटा आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जब इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को बेटा हमने क्या कहते हैं डिफाइन कर लिया, जिसमें सबसे पहले इन तीनों को हमने क्या किया, डिफाइन किया, तो हमारे पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी वो आई थी कि इनको मेजर कैसे किया जाए, ठीक है? यानी इनका मेजरमेंट कैसे होगा। तो पहले के ज़माने में मेजरमेंट का बहुत सिंपल सा तरीका होता था, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। मतलब भाई मेरे को मान लो अगर 1 किलो गेहूँ चाहिए, 1 किलो गेहूँ नहीं, मान लो मेरे घर में कुछ मेहमान आ गए, मैंने कहा भाई चलो ऐसा है आज इनको गेहूँ के आटे की रोटी बना के खिलाया जाए। मैं अपने बगल वाले पड़ोसी के पास गया और मैंने कहा भाई ऐसा है मेरे को गेहूँ दे दो। उसने कहा कितना चाहिए तुमको? तो तुमने कहा कि यार देखो ऐसा है मेरे पास में जो है करीब 6 लोग आए हैं, तो मुझको जो है 2 कटोरा गेहूँ दे दो। तो अब 2 कटोरे गेहूँ में कितना आया, क्या ये पता लगा आपको? नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़, भाई जब आपने उससे मांगा है तो वो भी कुछ फेवर में आपसे मांगेगा, कहेगा भाई मुझे भी कुछ दो। बदले में उसने कहा ठीक है ऐसा करो, मुझे जो है तुम चावल दे दो। तो तुमने कहा कितना चाहिए चावल? तो उसने कहा ऐसा है मेरे को 3 कटोरा चावल दे दो। ठीक, अब तुम जब कटोरा लेके गए उससे मांगने के लिए तो तुम्हारा इतना बड़ा कटोरा था,
और वो जब तुमसे लेने के लिए आया एक्सचेंज में तो उसका इतना बड़ा कटोरा नहीं, हांडी थी पूरी की पूरी। तो क्या ये फेयर एक्सचेंज माना जाएगा? तो इसको फेयर एक्सचेंज नहीं माना जाएगा। और इसी चीज़ को हटाने के लिए बेटा हम लोगों ने डेवलप किया यूनिट सिस्टम। क्या डेवलप किया बेटा? यूनिट सिस्टम। अब यूनिट सिस्टम बहुत से होते हैं, बट जो ऑफिशियली हैं वो हैं 3, जिसमें पहला है बेटा SI और MKS, SI और MKS, दूसरा है CGS और तीसरा है FPS। ये 3 यूनिट सिस्टम हमने क्या किए बेटा? डिफाइन किए, और ऑल ओवर वर्ल्ड में ये 3 ही यूनिट सिस्टम चलते हैं। बाकी लोकल लेवल पे आपको बहुत सारे यूनिट सिस्टम मिल जाएंगे। जैसे भारत में गांव में जब तुम जाओगे तो लंबाई के लिए जो सबसे फेमस यूनिट सिस्टम यूज़ किया जाता है वो है जरीब। उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ, खासतौर से बिहार या यूपी के बॉर्डर एरियाज़ में जो गांव आते हैं उनकी जरीब, कड़ी, ये वहाँ के लंबाई के यूनिट सिस्टम है। क्लियर है बात? तो अब हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। तो मास के लिए यूनिट सिस्टम हमने SI में लिया किलोग्राम, CGS में लिया ग्राम। ये अपने को पढ़ना नहीं है, वैसे यहाँ पे पाउंड होता है, ठीक है। लेंथ के लिए बेटा हमने लिया क्या? मीटर। CGS में ले लिया क्या बेटा? सेंटीमीटर। टाइम के लिए केल्विन, यहाँ पर भी केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्जन कर सकते हैं आप केल्विन को। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर में बेटा हमने, अरे गड़बड़ा गया, टाइम का होगा बेटा सेकंड, ठीक है, उल्टा लिख गया था थोड़ा सा, यहाँ पर भी सेकंड, कोई कन्वर्जन नहीं है यहाँ पर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए केल्विन, केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आपकी इच्छा है वो इसमें भी आप कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हमने मोल लिया है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। इलेक्ट्रिक करंट के लिए बेटा हम लोग एम्पियर लेते हैं, और यहाँ पर लेते हैं बायोट या बियोट, जो भी बोलो। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यहाँ पर होता है कैंडिला, और यहाँ पर हम लोग लेते हैं सिल्व और नेट। कन्वर्जन है बेटा, समझ में आया? तो हमारे पास बेसिकली 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं फंडामेंटल की अगर हम बात करें, जिसमें पहली है मास, दूसरी है लेंथ, तीसरी है टाइम, चौथा है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, पांचवा है बेटा क्या? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, छठा इलेक्ट्रिक करंट, और सातवां है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इनकी यूनिट सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी बेटा हमको? ताकि हम फेयरली चीज़ों को क्या कर सके? एक्सचेंज कर सके। खैर आज के समय में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लेने के लिए, जैसे मास आप ले रहे हो, किसी भी क्वांटिटी, किसी भी चीज़ का मास ले रहे हो, तो उसके लिए आपको उतना पैसा दिया जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा इक्वल फेयर एक्सचेंज माना जाता है, ठीक है। सामान के बदले आप सामान देने की प्रथा करीब करीब समाप्त हो चुकी है, लेकिन कई जगह ये अभी भी चल रही है, ठीक। तो इनका यूनिट सिस्टम हमने SI और MKS, और दूसरा यूनिट सिस्टम CGS के लिए सब लिख लिया बेटा। मास का होता है किलोग्राम, CGS का होता है ग्राम, लेंथ का मीटर, CGS में सेंटीमीटर, टाइम सेकेंड होता है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन, केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है, CGS में नहीं होता है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होता है, बियोट और सिल्व लिया जाता है, बियोट लिया जाता है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी में कैंडिला या फिर सिल्व और निट्स बोला जाता है। अगर किसी को डाउट है तो बेटा आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको आप नोट करिए और चीज़ों को फटाफट आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज की, यानी जो दूसरे नंबर की फिजिकल क्वांटिटीज है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, इनकी डिपेंडेंसी फंडामेंटल पर होती है, और कम से कम 3 फंडामेंटल पर तो होती ही हैं। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी है। भाई डिस्प्लेसमेंट देखो तो वो लेंथ है, सीधी सी बात है। आप कहो कि डिस्टेंस जो है वो डिराइव्ड है तो आप बेवकूफ़ हैं, क्योंकि वो तो लेंथ है, लेंथ नाप रहे हो आप बेसिकली। क्लियर है बात कि नहीं? हाँ,
तो जो एक ही फिजिकल क्वांटिटी से बनी है वो नाम अलग अलग लिए जा रहे हैं उसके, ठीक है, लेकिन वो डिपेंड डायरेक्टली क्या कर रही है, फंडामेंटल पर कर रही है। लेकिन अदर क्वांटिटीज़ जो हैं अगर मैं उनकी बात करूं तो वो कम से कम मिनिमम 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को तो लेकर चलेंगी ही चलेंगी, कम से कम मान के चलो, कुछ 2 भी लेती है क्योंकि एक्सेप्शन तो हर जगह होता, ठीक है। तो हम लिखेंगे द फिजिकल क्वांटिटीज़, और डायरेक्ट डिपेंडेंसी होती है बेटा, इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी नहीं होती है। द फिजिकल क्वांटिटीज़ which depends on fundamental physical quantities are called derived physical quantities। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, वेलोसिटी, या फिर आप कह सकते हैं स्पीड। मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं बेटा, डायरेक्शन की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो वेलोसिटी और स्पीड की अगर डिपेंडेंसी देखी जाए तो आप इसको लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट देखो तो ये किसको डिनोट करता है बेटा, लेंथ को। बोल रहा था मैं डायरेक्ट, किसको डिनोट कर रहा है बेटा, ये लेंथ को डिनोट कर रहा है। और टाइम तो अपने आप में फिजिकल क्वांटिटी। तो ध्यान से देखो, कम से कम कितने लोग आ गए यहाँ पर, 2 आ गए कि नहीं आ गए, बोलो भाई। तो इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो तुम, फोर्स जो है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर मास जो है वो किलोग्राम है, एक्सेलरेशन क्या है बेटा आपका, लेंथ अपॉन सेकंड का स्क्वायर, यानी कि टाइम का स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितने लोग आ गए यहाँ पर, किलोग्राम मास के लिए, मीटर लेंथ के लिए, सेकंड किसके लिए, टाइम के लिए। तो 3 लोग हो गए कि नहीं हो गए। इसी तरीके से वर्क का क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का आप निकाल चुके हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर। अच्छा, इसको डिराइव्ड यूनिट के फॉर्म में लिखा जाता है। सवाल उठा कि सर डिराइव्ड यूनिट क्या है, तो डिराइव्ड यूनिट वो होती हैं बेटा जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। बट ये बनी किससे होती हैं, फिजिकल फंडामेंटल यूनिट से ही, और पीछे आप फंडामेंटल यूनिट पढ़ चुके हैं, ठीक। तो यहाँ पर फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हमने डिराइव्ड यूनिट की फॉर्म में लिखा न्यूटन। तो ये कौन सी यूनिट है बेटा, डिराइव्ड यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट, ठीक। इसी तरीके से वर्क के लिए आया आपका क्या, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम लोग लिखते हैं जूल। ये भी कौन सी यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट है। इसी तरीके से पावर को पकड़ लो, तो पावर बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, और इसे याद भी करना पड़ेगा आपको। पावर बराबर क्या होता है बेटा, वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क का डिराइव्ड यूनिट क्या हो गया बेटा, जूल अपॉन सेकेंड इक्वल टू वॉट। आई बात समझ में। कोई समस्या हो इसमें तो बता सकते हैं आप, और अगर नहीं है तो इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको शेयर करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे बेटा उतना ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और लोग उतना ही ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। थैंक यू वेरी मच।